हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। साइंस टेक्नोलॉजी के चैप्टर 2 स्पेस टेक्नोलॉजी जो मैं स्टार्ट कर चुका था, उसी का एक पार्ट 2 में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज़ इसको अपने नोट्स में क्या करेंगे, तैयार करते चले जाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने पार्ट 1 में जो स्टडी किया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या, उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताया था। और उसमें स्पेस के बारे में, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है और स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनर स्पेस, आउटर स्पेस, डीप स्पेस, इन सब का स्टडी मैं ऑलरेडी कर चुका था, ऑलरेडी बता चुका था ये सब सारी फैक्ट। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ये पॉइंट इसके 2 सेक्शन में डिवाइड किए थे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को साइंस टेक में। एक स्ट्रेटेजिकल टेक्नोलॉजी और एक नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें मैं स्ट्रेटेजिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जो पॉइंट है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसी का डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये चूँकि बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसको एक बार अगर आप मन मस्तिष्क में उतार लेते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। स्पेस टेक की किसी भी वर्ड को लेकर, किसी भी कंसेप्ट को लेकर आप टेंशन फ्री हो पाएंगे। तो जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैं नेशनल स्पेस प्रोग्राम, राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किया था, और मैंने आपको ये बोला भी था कि ये अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये 3 फेज में बटा हुआ था। और ये तीनों फेजों के थ्रू ही पूरा का पूरा स्पेस आप कवर कर लेंगे। ऐसा मानो अगर ये तीनों फेज अगर आप पूरी तरह से अगर समझ जाते हैं तो सोचिए कि पूरा स्पेस आप फ्री में आप यात्रा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। ये फेज 1, फेज 2 और फेज 3 जो है, फेज 1 में क्या है आपका, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में जैसे मैंने बोला था आपको कि संस्था, ये फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, संस्थागत विकास का चरण है। और इसमें इसरो की कई संस्था का विकास किया गया था, वीसीएससी, यूआरएससी, एसटीएससी, एसएससी, एनआरएससी, एमसीए, पीएससी और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये सारे लेक्चर हो चुके थे। ये फेज 2 का था जो ऑलरेडी मैं इसे बता चुका था, लेकिन उससे पहले मैं एक चार्ट आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। इस पूरे चार्ट के अंतर्गत नेशनल स्पेस प्रोग्राम के जितने भी सेक्शंस हैं सारे कवर हो जाएंगे। और इससे बाहर आपको मीन्स न सिर्फ पीटी में, न सिर्फ यूपीएस बीपीएससी बल्कि यूपीएससी के भी किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप टैकल करते हैं तो इससे बाहर ये एक पेज का जो आप दिख रहा है सेक्शन, ये इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें सारा अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे फेज 1 में कई संस्थागत चरण, कई संस्था का विकास किया गया। तो इसमें क्या किया गया कि हर एक संस्था को मैं यहाँ डिस्कशन कर दूंगा। जितने भी इसरो से संबंधित संस्थाएं हैं उन सब का डिस्कशन करूंगा। तकनीकी प्रदर्शन के चरण फेज 2 में उपग्रह के कार्यक्रम क्या रहे हैं और रॉकेट के क्या कार्यक्रम रहे हैं, उपग्रह और रॉकेट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और फेज 3 में जो भी नए मिशन चले आ रहे हैं, ये चंद्रयान मिशन, मंगलयान, शुक्रयान, गगनयान, आदित्य L1, ये सारे के सारे आपको क्या कर दें हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बस 3 ही सेक्शन आपको पढ़ने हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। बस इसको हम डीपली पढ़ेंगे, अंदर जाकर इसको महसूस करेंगे कि ये संस्था पहले बनी, उस संस्था के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि रॉकेट और सैटेलाइट का निर्माण किया गया, उसके बाद उसको कार्यक्रम तैयार किए गए। और जब ये कार्यक्रम तैयार किए गए तो दूसरे ग्रह पर भेजने के लिए पृथ्वी के, ये जब संस्था का विकास किया गया तो इस संस्था का काम क्या था, रॉकेट का निर्माण करना या फिर सैटेलाइट का निर्माण करना। और इसके बाद जो फेज 2 में आए तो इसके कार्यक्रम अपनाए गए कि इसका कहाँ पर इसको भेजना है, रॉकेट को कहाँ भेजना है, सैटेलाइट को कहाँ भेजना है। और जब ये फेज खत्म हुआ तो अगला फेज जब हम लोग धीरे धीरे जैसे ही स्टैंडर्ड होते चले गए तो पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी के स्पेस को छोड़कर दूसरे ग्रहों के स्पेस पर भी हम लोग अपने सैटेलाइट को भेजना शुरू कर दिए, जो कि फेज 3 के अंतर्गत आएंगे। और यही सीरीज आपका चलेगा। और इसी में जब मैं करेंट अफेयर को अब ऐड करूँगा विजन IAS के थ्रू, तो आप देखेंगे पूरा ओवरऑल सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग बस धैर्य बना कर रखें और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा हूँ कि पहले फेज 1 का सारा स्टडी कर देता हूँ। फेज 1 में मैं ऑलरेडी 4 सेंटर बता दिया था। फेज 1 में 4 सेंटर बता दिया था आपको। मैं यहाँ पर वो दिखा देता हूँ, ये देखिए
फेज़ 1 में VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि ये रॉकेट बनाने वाली संस्था है। ईवा राव स्पेस सेंटर, ये भी ये सैटेलाइट बनाने वाली संस्था है। STSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग वाली संस्था है। और SSC शेख अहमदाबाद, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्लानिंग करने वाली संस्था है। 4 ऑलरेडी मैं यहाँ कंप्लीट कर चुका था और इसी के नीचे मैं और कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये 4 कंप्लीट हो चुका था, अब NRSC, MCF, LPSC ये सब हैं। तो इसको मैं अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, हर एक को एक एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि NRSC क्या है। कलर चेंज कर देता हूँ। NRSC का जो फुल फॉर्म होगा वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका क्या काम है? तो रिमोट सेंसिंग, जैसा कि नाम से ही पता है कि यह संस्था जो है दूर संवेदी उपग्रह पर नियंत्रण एवं निगरानी के लिए कार्य करती है। NRSC यह संस्था दूर संवेदी उपग्रह जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग जो है पर नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करता है। पर नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करता है। ठीक है। NRSC इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपका है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है। NRSC, देखिए NRSC हम लोग का यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद है MCF। MCF क्या है? MCF के बारे में हम लोग देख लेते हैं। MCF के अगर फुल फॉर्म की अगर हम चर्चा करते हैं तो MCF का फुल फॉर्म आपको होता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF का फुल फॉर्म मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और यहाँ पर देखा जाए कि MCF है क्या, इसका क्या काम है? तो MCF का काम है कि यह दूर संचार उपग्रहों पर नियंत्रण और निगरानी का कार्य करता है। दूर संचार उपग्रहों पर नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करता है। नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करता है MCF, इसका फुल फॉर्म तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है। ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये पूरा चार्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, जो आधा अधूरा था मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। इसलिए इस सेक्शन का मैंने नाम ही रखा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट 2, जिसमें संस्था के पूरे चरण को मैं फेज़ 1 में जितने भी संस्थागत विकास हुए हैं, जितने भी संस्था का विकास हुआ है उन सब को मैं यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका MCF हो गया। नेक्स्ट है LPSC। जैसे कि आप LPSC नाम से ही आप समझ सकते हैं कि LPSC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग NRSC देख लिए, NRSC के बाद आपको DA देख लिए। उसके बाद और भी कई से संस्थागत है जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा था, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। DA से तो पहले LPSC के बारे में स्टडी कर लेता हूँ। LPSC होता क्या है? LPSC जो है आपका, LPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड प्रोपल्सन सैटेलाइट या सिस्टम सेंटर। LPSC का फुल फॉर्म होगा लिक्विड प्रोपल्सन सैटेलाइट सेंटर। लिक्विड प्रोपल्सन या सिस्टम, सॉरी सैटेलाइट नहीं, सिस्टम होगा, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। अब LPSC का क्या है? यह भारत में क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अब क्रायोजेनिक इंजन का भी निर्माण धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। यह क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली एक बड़ी संस्था है। क्रायोजेनिक इंजन का विकास कौन करता है? LPSC। उसके बाद है DSN। DSN के बारे में हम लोग देख लेता हूँ
कि DSN क्या है। DSN जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है कि DSN का फुल फॉर्म डीप स्पेस नेटवर्क होता है, और डीप स्पेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। DSN का फुल फॉर्म होता है डीप स्पेस नेटवर्क। डीप स्पेस नेटवर्क। डीप स्पेस का मतलब ये होता है कि दूसरे ग्रहों का स्पेस, दूसरे ग्रह का जो अंतरिक्ष होता है, तो इसमें दूसरे ग्रह पर जितने भी अभियान भेजे जाते हैं, दूसरे ग्रह पर जितने भी अभियान भेजे जाते हैं, दूसरे ग्रह पर भेजे गए अभियान, जो भी अभियान जैसे चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, ये सब दूसरे ग्रह पर ही भेजे गए, तो उन पर नियंत्रण और निगरानी के लिए, पर नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य यही करता है, पर नियंत्रण और निगरानी का कार्य करता है। तो ये हम लोग देख लिए टोटल कितनी संस्थाएं, टोटल 8 संस्था का हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। अब उसके बाद इसरो की कई ऐसी संस्थाएं हैं, पहले इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि जो जब अभी तक मैंने क्या पढ़ा कि ये 4 संस्थाएं VSSC, URSC, SDSC, SAC, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, DSN, डीप स्पेस नेटवर्क, ये ऑलरेडी मैं 8 संस्था का डिस्कशन कर दिया। अब ये जो संस्थाएं हैं, इसके अतिरिक्त ये तो बेसिक संस्थाएं होंगी जो कि निर्माण करती हैं, कुछ रॉकेट का निर्माण करती है, कोई सैटेलाइट का निर्माण करती है, कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग वाली संस्था है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्लानिंग कैसे कर रही है उसको करने वाली संस्था है, प्लानिंग करने वाली संस्था। उसके बाद दूर संवेदी उपग्रह पर नियंत्रण के लिए जो संस्था बनाई गई, दूर संचार उपग्रहों पर नियंत्रण के लिए जो संस्था बनाई गई, LPSC क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए जो संस्था बनाई गई, और दूसरे ग्रह पर भेजे गए अभियान पर नियंत्रण करने के लिए जो संस्था बनाई गई वो DSN है। तो इसी तरह इसरो की ये 8 संस्थाएँ हैं जो कार्य कर रही। इसके बाद देखा जाए तो इसरो की कुछ एक कॉमर्शियल भी संस्थाएं रही है, मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ। इसरो की कुछ कॉमर्शियल संस्थाएं रही है, कॉमर्शियल संस्थाएं मतलब वाणिज्यिक संस्था। कॉमर्शियल संस्था क्या कहलाता है? कॉमर्शियल संस्था, इसका मतलब ये हुआ कि इसरो की वे संस्थाएं जो कि इसरो के क्षमता को बेचने का काम करती है, मतलब इसरो का मार्केटिंग करती है। ये संस्थाएं क्या करती है? कॉमर्शियल संस्थाएं का मतलब क्या हुआ कि इसरो की वे संस्थाएं, इसरो की वह संस्था या यूँ कहें कि वे संस्थाएं, इसरो की वे संस्थाएं जो इसरो की क्षमता को बेचने का काम करती है, जो इसरो की क्षमता को बेचने का काम करती है, बेचने का काम करती है। इसरो की कौन सी क्षमता, या यूँ कहें कि इसरो की एक कॉमर्शियल मार्केटिंग करती है, मतलब ये इसरो को लाभ दिलाने वाली संस्था है, प्रॉफिट दिलाने वाली, इसरो को लाभ दिलाने वाली संस्था, लाभ दिलाने वाली संस्था, ठीक है, जो इसरो की क्षमता को बेचने का काम करती है, इसरो को लाभ दिलाने वाली संस्था। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संस्थाएं जो इसरो को लाभ पहुंचा रही है। जैसे कि पहले था ACL, सबसे पहले था ACL, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, और फिर 2019 में आपका बना NSIL, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। अभी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड थी, इसका काम क्या था? ये इसरो की क्षमता को जो कमर्शियल मार्केटिंग करता था, मतलब ये जो संस्था, ये संस्था का क्या काम है? ये इसरो की कमर्शियल मार्केटिंग करता है, ये
ये इसरो की जो क्षमता है, इसरो की क्षमताओं का कॉमर्शियल मार्केटिंग करता है। मतलब दूसरे देश के सैटेलाइट को ये क्या करेगा, छोड़ेगा और उससे पैसा लेने का काम करेगा। इसका मतलब ये इसरो को फ़ायदा पहुंचाने वाली संस्था है। इसरो की क्षमताओं का कॉमर्शियल मार्केटिंग करता है, कॉमर्शियल मार्केटिंग करता है। लेकिन जब NSIL बना, NSIL नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड कब बना? ये आपको ACL जो बना था, ACL बना था आपका कब? 1992 में। ACL बना आपका 1992 में। लेकिन जो NSIL बना ये कब, ये संस्था कब बना? तो ये आपका 2019 में बना, 2019 में ये संस्था बना। इसका काम क्या है? इस संस्था का काम है कि यह भी इसरो के लिए क्या है, एक नई वाणिज्यिक कंपनी है। ये भी इसरो को क्या करती है, लाभ पहुंचाने का काम करती है। ये इसरो की नई कॉमर्शियल कंपनी, इसरो की एक नई वाणिज्यिक कंपनी है, वाणिज्यिक कंपनी है। ये भी एक नई कंपनी है जो इसरो को लाभ पहुंचाने का क्या काम करती है। हम दोनों में अंतर क्या है? ये इसरो की क्षमता का कॉमर्शियल मार्केटिंग करती है भी, और ये भी उसके कॉमर्शियल मार्केटिंग करती है। ये भी इसरो को लाभ पहुंचाने का काम करती है, ये भी इसरो को लाभ पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। अब ये ACL और NSIL में डिफरेंस क्या है फिर? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो को जो मार्केटिंग करती है, लेकिन यह जो है वो निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इसरो की गतिविधियों का वाणिज्यीकरण करती है। ये वाणिज्यिक कंपनी है, लेकिन किसके साथ मिलकर? ये प्राइवेट कंपनी के साथ, मतलब निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर क्या करती है? तो वह इसरो की गतिविधियों का वाणिज्यीकरण करती है। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर यह संस्था क्या करती है? इसरो की गतिविधियों का वाणिज्यीकरण करती है। इसरो की गतिविधियों का वाणिज्यीकरण करती है। वाणिज्यीकरण करती है। तो ये देख लिए हम लोग, एक संस्था ACL था, एक संस्था NSIL था, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब ये जो दो संस्थाएं हैं, तो इस तरह से क्या हुआ कि दो संस्था का जो निर्माण हुआ, तो अब इन संस्था की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, इन गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए, इन पर रेगुलेशन करने, इन दोनों संस्थाओं के रेगुलेशन के लिए अब एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। इन दोनों संस्थाओं, एक संस्था ACL और एक NSIL, अब जो संस्थाएं बनाई गई इन पर नियंत्रण करने के लिए, इन संस्थाओं पर निगरानी और नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया? ये जो भी संस्थाएं, जो कमर्शियल संस्थाएं थी, उन पर नियंत्रण के लिए एक इन स्पेस का गठन किया गया। एक रेगुलेटरी बॉडी किसका गठन किया गया? इन स्पेस का गठन किया गया। इन स्पेस एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसका गठन किया गया। तो इन संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया? इन स्पेस एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया गया, जो इन स्पेस है। इसका गठन कब किया गया? तो इन रेगुलेटरी बॉडी का जो गठन किया गया आपका, वो 2020 में गठन किया गया, 2020 में। मतलब इसका काम क्या है? इन स्पेस जो रेगुलेटरी बॉडी, इसका काम क्या है कि यदि मान लिया जाता है कि जो भी कंपनी हो या जो भी संस्था हो, अगर अंतरिक्ष की गतिविधियों में भाग लेना चाहता है या अंतरिक्ष के संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, तो उसे इन स्पेस से अनुमति लेनी होगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी निजी कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, वो अगर कोई भी निजी कंपनी या संस्था अगर अंतरिक्ष की गतिविधियों में भाग लेना चाहता है या फिर अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, तो उसको ये जो रेगुलेटरी बॉडी इन स्पेस, उससे अनुमति लेनी होगी। और उससे अनुमति लेने के बाद ही वो क्या करेगा, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। मतलब उसको इसरो के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यही रेगुलेटरी बॉडी उसको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। मतलब इससे अगर अनुमति मिल गया तो वो अपना काम कर सकती है। ठीक है। तो ये हम लोग का एक ओवरव्यू हो गया पूरा कि इसरो के लिए जो संस्थाएं थी,
ये टोटल 8 संस्था थी जो जनरल संस्था, और उसके बाद जो कमर्शियल संस्था थी वो 2 थी, ACL और NSIL। ACL का गठन 1992 में हुआ था और NSIL का 2019 में किया गया था। हाँ, यहाँ पर आपको एक याद दिलाता हूँ कि इसरो की क्षमता का जो कमर्शियल मार्केटिंग करता है, तो सबसे पहले जो है वह पैसे लाभ कमाने का जो कोशिश किया ये एक संस्था एंट्रिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो किस सेटेलाइट के थ्रू किया था। तो ये जो आपको 1999 की बात है कि सबसे पहले इस संस्था ने 1999 में क्या किया, PSLV C2 से सेटेलाइट लॉन्च किया था। सबसे पहले लाभ कमाने का काम PSLV C2, ये जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल C2 था, इससे क्या किया कि वह जर्मनी के सेटेलाइट और दक्षिण कोरिया के सेटेलाइट को लॉन्च करके से जर्मनी और दक्षिण कोरिया के सेटेलाइट को लॉन्च किया और वहाँ से लाभ कमाना शुरू किया। इसलिए इस रॉकेट को अंतरिक्ष का नया तारा कहा गया। इसलिए ये जो रॉकेट है इसको अंतरिक्ष का नया तारा कहा गया। बस इतना बेसिक काफ़ी है आपको मेमोराइज करने के लिए। ये यहाँ तक हम लोग का संस्था मतलब फेज़ 1 जो है हम लोग को यहाँ कंप्लीट हुआ। अब फेज़ 2 में देखते हैं हम लोग कि फेज़ 2 में एक उपग्रह कार्यक्रम है और अंतरिक्ष कार्यक्रम है। उपग्रह कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम है। तो ये सारी संस्था का हम लोगों ने क्या किया कि डिस्कशन कर लिया। तो ये फेज़ 1 हम लोग को क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये जो मैं यहाँ पर आपको बताया था, कहाँ गया, हाँ, ये फेज़ 1 जो है हम लोग का, ये नेशनल स्पेस प्रोग्राम का फेज़ 1 जो मैं ऑलरेडी आज आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। अब फेज़ 2 जो है तकनीकी प्रदर्शन का चरण, इसमें सैटेलाइट प्रोग्राम को लेकर और रॉकेट प्रोग्राम को लेकर मैं डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले सैटेलाइट प्रोग्राम को ख़त्म कर देता हूँ। इसको ए मान लेता हूँ मैं और इसको बी। मतलब फेज़ 2 का सेक्शन ए जो है वो सैटेलाइट प्रोग्राम को लेकर है। और ये जो है मैं इसको ओवरव्यू पहले दे देता हूँ कि ये है क्या चार्ट। ये चार्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ। आप लोग उसको एक बार देखेंगे और उसको डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। तो सेकेंड चरण में हम लोग सैटेलाइट प्रोग्राम को देखेंगे और रॉकेट प्रोग्राम को देखेंगे। अब ये सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट बनाए गए, जो पेलोड के आधार पर बनाए गए, ऑर्बिट के आधार पर बनाए गए और एप्लीकेशन पर्पस के आधार पर बनाए गए। तो पेलोड के आधार पर जो बनाए गए वो है पिको सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट और हैवी सैटेलाइट। वहीं ऑर्बिट के आधार पर एक ध्रुवीय सैटेलाइट और एक भूमध्यरेखीय सैटेलाइट। तो ध्रुवीय सैटेलाइट जो है वह सन सिंक्रोनस और सन स्टेशनरी। उसी प्रकार भूमध्यरेखीय जो सैटेलाइट हैं वह जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। और अनुप्रयोग के आधार पर एप्लीकेशन पर्पस से देखा जाए तो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है और टेलीकॉम सैटेलाइट है। इन सब के बारे में हम लोग को समझना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आजकल जो बीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है वो शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछने को चल रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर किसी भी पॉइंट को उठाकर आपसे पूछ दिया जाए साउंडिंग रॉकेट क्या है, PSLV क्या है, GSLV क्या है। तो उसके बारे में जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं लिख सकते। सिर्फ लोग क्या करते हैं, साइंस टेक हो या फिर किसी का बस करेंट पोर्सन देख लेते हैं। अरे हर एक चीज़ का एक स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक पार्ट होता है। करेंट तो बस उसको अपडेट करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके स्टैटिक को कवर करेंगे। स्टैटिक को कवर करने के बाद उसको क्या करेंगे कि करेंट से उसको लेप करने की कोशिश करेंगे, उसको फिनिशिंग करेंगे। और फिर देखिए हम लोग का जो आंसर राइटिंग होगा बहुत ही सुंदर वे में आपको लिखने की कला खुद डेवलप कर लीजिएगा। तो ये साउंडिंग और रॉकेट प्रोग्राम के तहत क्या है, ये है LEDS की फुल फॉर्म मैंने लिखा हूँ। तो इसके अंतर्गत साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट आते हैं। इसके अंतर्गत ASLV, D के अंतर्गत PSLV, GSLV और S के अंतर्गत ये, इन सब का फुल फॉर्म भी लिखूँगा। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ते पहले इस सेक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ सैटेलाइट प्रोग्राम को लेकर। तो ये जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, सैटेलाइट प्रोग्राम यानी कि फेज़ 2, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। फेज़ 2 का सेक्शन क्या है, ए क्या है, सैटेलाइट प्रोग्राम। सैटेलाइट प्रोग्राम। तो सैटेलाइट प्रोग्राम में मैंने देखा कि इसका क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर किया गया है, पेलोड की बेसिस पर, ऑर्बिट के बेसिस पर और एप्लीकेशन के बेसिस पर। पेलोड के बेसिस पर, ऑर्बिट के बेसिस पर और एप्लीकेशन अनुप्रयोग के बेसिस पर।
तो पे लोड के बेसिस पर जो यहाँ मैं लिखा हूँ किस तरह के सेटेलाइट है, पिको, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, हैवी। तो पहला क्या है हम लोग का, पहला है पिको सेटेलाइट, पिको सेटेलाइट। तो अब ये पिको सेटेलाइट जो है, पिको से मतलब पे लोड के आधार पर मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। तो पिको सेटेलाइट क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये पे लोड जो है, ये पे लोड का मतलब क्या हुआ, पे लोड का मतलब होता है सेटेलाइट वेट, सेटेलाइट का वेट, सेटेलाइट का वेट, उसी को पे लोड बोला जाता है। अब पिको सेटेलाइट, पिको सेटेलाइट का मतलब होता है कि जिसका वेट, जिस सेटेलाइट का वेट 1 kg से कम हो उसको पिको सेटेलाइट बोला जाता है। पिको सेटेलाइट क्या हुआ, लेस देन 1 kg। दूसरा पहला पिको सेटेलाइट है, दूसरा नैनो सेटेलाइट, नैनो सेटेलाइट ये था लेस देन 1 kg। नैनो सेटेलाइट है हम लोग का 1 से 10 kg। थर्ड पिको, नैनो, उसके बाद माइक्रो सेटेलाइट है हम लोग का, माइक्रो सेटेलाइट आपका है 10 से 50 kg। पिको, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल एंड हैवी, तो मिनी सेटेलाइट। नेक्स्ट है स्मॉल सेटेलाइट, एंड द लास्ट वन इज हैवी सेटेलाइट। ये मैंने देखा है यहाँ पर कि पिको सेटेलाइट क्या है, लेस देन 1 kg, नैनो सेटेलाइट 1 से 10 kg, माइक्रो सेटेलाइट 10 to 50 kg, और उसके बाद मिनी सेटेलाइट है 50 to 100 kg। देन स्मॉल सेटेलाइट आपका 100 to 1500 kg, और हैवी सेटेलाइट है आपका ग्रेटर देन 1500 kg। ये आपका हो गया पिको सेटेलाइट, नैनो सेटेलाइट, माइक्रो सेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट, स्मॉल सेटेलाइट और हैवी सेटेलाइट। ये पे लोड के आधार पर सेटेलाइट हुआ। अब ऑर्बिट के आधार पर जो सेटेलाइट की बात करेंगे हम लोग, वो 2 तरह के ऑर्बिट होते हैं, पोलर ऑर्बिट और एक आपका होता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ऑर्बिट, एक पोलर ऑर्बिट और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ऑर्बिट मतलब एक पोलर को रेफरेंस लेकर और एक इक्वेटर को रेफरेंस लेकर जो हम लोग डिसाइड करेंगे, पोलर ऑर्बिट और एक इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जैसा कि यहाँ पोलर ऑर्बिट में मैंने देखा कि पोलर ऑर्बिट में के बेसिस पर जो सेटेलाइट होते हैं वो होते हैं सन सिंक्रोनस सेटेलाइट और सन स्टेशनरी सेटेलाइट। पोलर में क्या होते हैं, सन सिंक्रोनस और सन स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस और सन स्टेशनरी। और इक्वेटोरियल ऑर्बिट के बेसिस पर जो सेटेलाइट होते हैं वो हैं जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। मैं इसके बारे में सभी अभी बता रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान से इसको सुने। जियो सिंक्रोनस और एक जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। अब इसको मैं यहाँ पर अलग से इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑर्बिट जो है, ध्यान से देखिएगा, ये पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस क्या होता है और सन स्टेशनरी क्या होता है, उसी प्रकार जियो सिंक्रोनस क्या होता है और जियो
जियो स्टेशनरी क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा जब यहाँ पर आप लोग कि ये जो अपना अर्थ है, ये जो अर्थ है, मैं इसको और थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये जो अर्थ है, ठीक है, सॉरी सन सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी पोलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सन को रेफरेंस लिया जा रहा है, और जियो अर्थ को रेफरेंस लिया जा रहा है। तो सन सिंक्रोनस और सन स्टेशनरी, ध्यान से देखिए कि ये जो हम लोग का जो सन है, ये हम लोग का पोलर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये पोलर ऑर्बिट, ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो पोलर ऑर्बिट से, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट किसको करते हैं, ऐसे उपग्रह जो पोलर ऑर्बिट से कुछ कोण झुकाव पर रहकर कार्य करते हैं। पोलर ऑर्बिट से कुछ कोण की झुकाव पर रहकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये जी पोलर ऑर्बिट से कुछ कोण पर रहकर क्या करते हैं, झुकाव पर कार्य करते हैं। लेकिन जब वहीं पर अगर हम सन स्टेशनरी की बात करते हैं तो ऐसे उपग्रह जो भूमध्य रेखा के लंबवत रहकर कार्य करते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं अगर हम लोग, ये पोलर ऑर्बिट से कुछ एंगल पर रहकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं, ऐसे उपग्रह जो पोलर ऑर्बिट से, ऐसे उपग्रह जो पोलर ऑर्बिट, जो ध्रुवीय कक्षा है, ये जो ध्रुवीय कक्षा है से कुछ कोण के झुकाव पर रहकर, कुछ कोण के झुकाव पर रहकर, झुकाव पर रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट हुआ। लेकिन जब सन स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसे उपग्रह जो पोलर ऑर्बिट के लंबवत रहकर कार्य करते हैं, ऐसे उपग्रह जो पोलर ऑर्बिट के लंबवत रहकर कार्य करते हैं। तो ये हो गया सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये हो गया सन स्टेशनरी सैटेलाइट। लेकिन वहीं पर अगर अर्थ जियो की बात करेंगे तो ऐसे उपग्रह जो भूमध्य रेखा से झुकाव रखते हुए कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर, मैं इसका एक डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये इक्वेटर हुआ। अब इक्वेटर से कुछ झुकाव पर इक्वेटर से कुछ झुकाव पर, और ये भूमध्य रेखा के लंबवत ही। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो ऐसे उपग्रह जो भूमध्य रेखा से, ऐसे उपग्रह जो भूमध्य रेखा से झुकाव रखते हुए कार्य करते हैं,
झुकाव रखते हुए कार्य करते हैं। लेकिन वहीं अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करेंगे तो ऐसे उपग्रह जो भूमध्य रेखा के सीधे लंबवत रहकर कार्य करते हैं। ऐसे उपग्रह जो भूमध्य रेखा के सीधे लंबवत रहकर कार्य करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्बिट के बेसिस पर हो गया आपका ये पोलर ऑर्बिट और ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब एप्लीकेशन के बेसिस पर कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, नेविगेशन सैटेलाइट क्या होता है और टेलीकॉम सैटेलाइट क्या होता है, तो ऑर्बिट के बेसिस पर हम लोग यहाँ देख लिया। अब एप्लीकेशन के बेसिस पर अगर यहाँ देखते हैं यहाँ पर, तो एप्लीकेशन के बेसिस पर जो है रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन और टेलीकॉम, इसको आप NTR से भी याद रख सकते हैं, NTR, नेविगेशन, टेलीकॉम और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये एप्लीकेशन पर्पस से जो सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ये जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक पेलोड के बेसिस पर डिफरेंट तरह के सैटेलाइट बनाए गए, फिर एक ऑर्बिट के बेसिस पर सैटेलाइट जो काम करता है, और एक एप्लीकेशन पर्पस से नेविगेशन सैटेलाइट बनाया गया, टेलीकॉम सैटेलाइट बनाया गया और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाए गए। तो ये जो थर्ड है, ये था हम लोग का फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो एप्लीकेशन पार्ट वाला मैं नीचे कवर कर दे रहा हूँ। ये थर्ड जो था एप्लीकेशन के बेसिस पर, अनुप्रयोग के बेसिस पर, अनुप्रयोग के आधार पर जो उसका क्लासिफिकेशन किया गया सैटेलाइट का अनुप्रयोग के आधार पर। तो इसमें जो है हम लोग NTR नेविगेशन सैटेलाइट हो गया हम लोग का, रिमोट सेंसिंग हो गया और एक हो गया आपका टेलीकॉम सैटेलाइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि NTR नेविगेशन सैटेलाइट क्या होता है, उसके बाद मैं देखूँगा रिमोट सेंसिंग और उसके बाद देखूँगा फिर टेलीकॉम सैटेलाइट। तो नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अनुप्रयोग के आधार पर 3 तरह के सैटेलाइट बनाए गए। NTR नेविगेशन सैटेलाइट, टेलीकॉम सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट और एक है आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट NTR, आप लोग इसे इस तरह से याद रखेंगे, NTR। तो ये जो सैटेलाइट है आपका नेविगेशन सैटेलाइट, इसका क्या काम है? तो ये है कि ये किसी भी लोकेशन का पता लगाता है, मतलब लोकेशन या अवस्थिति का पता लगाना। नेविगेशन सैटेलाइट लोकेशन या अवस्थिति का पता लगाना, लोकेशन या अवस्थिति का पता लगाना, लोकेशन या अवस्थिति का पता लगाना। अब टेलीकॉम सैटेलाइट क्या है और रिमोट सेंसिंग, नाम से ही आप क्लियर यहाँ समझ सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होते हैं। मैं अभी पिछले की अभी पेज में मैं आपको ये बात बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होते हैं। जो बताया था कि दूर संवेदी जो उपग्रह है, दूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं? जो मानचित्रण का कार्य करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह, इसका हिंदी में लिख देता हूँ, दूर संवेदी उपग्रह। एक सेकेंड, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? दूर संवेदी उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह, ठीक है।
अब ये क्या होते हैं? तो दूर संवेदी उपग्रह ऐसे उपग्रह ये तो ऐसे उपग्रह जो लोकेशन या अवस्थिति का पता लगाते हैं। लेकिन ये जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होते हैं वो ऐसे उपग्रह जो मानचित्रण का कार्य करते हैं, या मैपिंग का कार्य करते हैं। मानचित्रण या मैपिंग। जो मैपिंग का कार्य करते हैं, ये आपको रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट हो गए। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिएगा यहाँ पर कि एक होता है आपका नेविगेशन सेटेलाइट, जो मैं यहाँ बता दूँगा हूँ, एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होते हैं और एक टेलीकॉम सेटेलाइट होते हैं। तो टेलीकॉम सेटेलाइट किनको बोलेंगे हम लोग? जो अंतरिक्ष में रहकर दूर संचार के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करते हैं। ऐसे उपग्रह जो अंतरिक्ष में रहकर, अंतरिक्ष यानी स्पेस में रहकर, जो अंतरिक्ष में रहकर दूर संचार के जो उद्देश्य हैं उनके लिए कार्य करते हैं। के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। ये ठीक है। तो नेविगेशन सेटेलाइट हम लोगों ने देख लिया कि इसका काम क्या है, टेलीकॉम सेटेलाइट का काम क्या है और रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का काम क्या है। तो ये जो नेविगेशन सेटेलाइट है, अब जो हम लोग देखें कि नेविगेशन सेटेलाइट इसका काम तो देख लिए, अब इसका क्या पर्पस है, और इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका कहाँ यूज किया जाता है। तो नेविगेशन सेटेलाइट में हम लोग देखें कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति, या मान ली किसी स्थान का अगर लोकेशन पता करना है, या मान लिया जाए कि अगर किसी भी वस्तु का अगर लोकेशन पता करना है, किसी व्यक्ति का लोकेशन पता करना है, तो सिंपली बस इसको हम लोग याद रखें कि लोकेशन की स्थिति को पता लगाने के लिए नेविगेशन सेटेलाइट, और भी इसके एप्लीकेशन पार्ट पर हम लोग जाएंगे। लेकिन पहले इस जो बेसिक जो मैं यहाँ चार्ट तैयार किया था उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मैं इसको कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा बर्डन न लगे। तो ये आपको हो गया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, नेविगेशन सेटेलाइट और टेलीकॉम सेटेलाइट। अभी इसके भी कई सीरीज चलेंगे। अभी नेविगेशन सेटेलाइट के भी कई सीरीज चलेंगे, टेलीकॉम सेटेलाइट के भी चलेंगे और रिमोट सेंसिंग के भी सेटेलाइट के भी कुछ सीरीज चलेंगे। ठीक है, पहला कौन था, उसके बाद उसका सीरीज क्या है, तो वो मैं बताऊंगा। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, उसको पार्ट 3 में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग कहाँ तक देख लिए? हम लोग देख लिए आपको ये सेटेलाइट प्रोग्राम तक देख लिए। उसके बाद मैं अभी पार्ट 3 जब अभी लॉन्च करूँगा तो उसमें रॉकेट प्रोग्राम को लेकर सारा डिस्कशन करूँगा, और उसके बाद जो बच जाएगा हम लोग का वो है तकनीकी विशिष्टता का चरण, जिसमें दूसरे ग्रहों पर जो मिशन भेजे जा रहे हैं उनको चर्चा करूँगा। और इस प्रकार ये पूरा रॉकेट स्पेस साइंस आपको कंप्लीट होगा। फिर उनके एप्लीकेशन, महत्व, चुनौतियाँ, इन सब के बारे में डिस्कशन करूँगा। और फिर एक लेक्चर में क्या करूँगा, उसको करंट से जोड़ने की कोशिश करूँगा, ताकि ये पूरा ओवरऑल आपको एक चाहे वो 8 लेक्चर बने या 10 लेक्चर बने, लेकिन पूरा ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाएगी। और आप जब एक बार वीडियो को देखकर खुद से नोट्स बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी साइंस टेक में। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट 3 में। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे कुछ प्रॉफिट हो, मैं प्रॉफिट के पर्पज़ से अभी कुछ काम ही नहीं कर पाऊँ। मैं भी एक लर्निंग फेज में हूँ। मैंने भी मैं भी बीपीएससी से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने आज तक सीखा है वो एक न्यू बिगिनर को उससे कुछ हेल्प मिले, और जब सिलेक्शन होगा तो मैं फेस भी आपके सामने रिवील करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों से मिलने का भी। तो चलिए, धन्यवाद।